Hello students, welcome again in our geography class and beta we were talking about mineral and energy resources. हम बात कर रहे थे खनिज और ऊर्जा संसाधनों की, ठीक है ना, and in which we have described metallic and non metallic minerals, ठीक है ना. And in the last lecture beta we were talking about energy resources in which we have categorized energy resources into two parts, conventional sources of energy and the another one non conventional sources of energy. हमने दो भागों में बांटा था ना ऊर्जा के संसाधनों को. एक आपके जो कॉन्वेंशनल थे बेटा वो आपके कौन से थे, परंपरागत जिन्हें हम कहते हैं, और नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हो गए बच्चे आपके, जिन्हें आप गैर परंपरागत या अपारंपरिक या अपरंपरागत ऊर्जा के साधन कहते हो. परंपरागत में मेन आपके थे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स है वो मेन थे. इसके अलावा आपका हाइडल पावर भी था, ठीक है. अब आपके ये जो है मतलब आपके कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटा ये एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एग्जॉस्टिबल मतलब समाप्त हो जाएंगे अगर हम इसी मतलब हमारा रेट ऑफ कंजप्शन अगर ये है इसी गति से इस्तेमाल करते रहे तो, ठीक है. इसलिए ये लिमिटेड भी हैं. और दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं आपके कौन से नॉन कन्वेंशनल की या अपारंपरिक की अगर हम बात करते हैं बेटा तो इसमें आपका सोलर, विंड, टाइडल ये सब थे, तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर आपके ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इनएग्जॉस्टिबल भी यू कैन से, ठीक है ना. ये असमाप्य हैं कि हम इनको इवन यू कैन से कि हम फ्यूचर में इनको ही इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो कॉन्वेंशनल है वो तो आपके खत्म हो जाएंगे ना अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे, अगर जुडिशली यूज नहीं किया गया तो. इसलिए हम किस पर डिपेंड हो जाएंगे, आपके नॉन कॉन्वेंशनल पर. ओके, सो बेटा इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू कोल फील्ड्स एंड कोल माइंस. मतलब हम कोयले के बारे में बात करेंगे ना. कोयला जो क्षेत्र है देखिए बेटा, एक फील्ड तो पूरा एरिया हो जाता है, एक पूरा क्षेत्र, ठीक है ना. वो आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हो सकता है. अगर वो डीप अंडर द अर्थ या अंदर है वो खान, तो वो अंदर वो दूसरे राज्य तक भी जा सकती है. और जब हम माइन दिखाते हैं फील्ड में हम पूरा दिखाएंगे. सपोज करिए हमने ऐसे करके दिखाया तो ये पूरा फील्ड हो गया. ये आपके 1 2 3 कितने भी राज्यों में हो सकता है, पर माइन जो है वो पर्टिकुलर एक ही जगह होती है. जैसे ये हमने बना दिया आपके माइन, ठीक है ना, खान, ठीक है. तो वो एंट्रेंस होता है जहां से आपके इस फील्ड के अंदर जाया जाता है. तो ये पर्टिकुलर एक जगह पर होगी ना, पूरे में तो नहीं खोदा जाएगा. हाँ, पूरा तब हो सकता है जब आपकी ओपन माइनिंग हो, तब आपको पूरा खोदा जा सकता है उस फील्ड को. परंतु जब आपकी डीप माइनिंग है, अंदर आप जाते हो, ठीक है ना, मतलब धरातल के अंदर या नीचे जाते हो सरफेस के, तो वहां पर आपके क्या, आप खान के थ्रू मतलब माइन जो है उसके थ्रू जाते हो. सपोज जैसे देखो हम ये एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका स्कूल का पूरा जो कैंपस है वो पूरा स्कूल है तो फील्ड हो गया, जिसमें सब कुछ है पूरा फील्ड. पर उस स्कूल में जाने के लिए आप एंट्रेंस गेट से जाते हो, है ना. अब ये मत कहिएगा हम तो दीवार भी फांद कर जा सकते हैं, ऐसा नहीं. मेन तो आपका क्या, एंट्रेंस गेट आपका जो है प्रवेश द्वार है, वहां से जाते हो. तो वो एंट्रेंस जो है वो आपको माइन कहलाती है, ठीक है. पूरा कोल फील्ड है पर उसके अंदर आपका ये कौन सी होगी, वो माइन होगी, कि सिंगरौली है, कोरबा है, तलचर है. तो पर्टिकुलर एक जगह है जहां से इसमें जाया जाता है, घुसा जाता है, ठीक है ना, अगर आपकी ओपन माइनिंग नहीं है तो. ठीक, क्लियर. अब आइए अपने टॉपिक पर बेटा. हम बात कर रहे थे किसकी, कोल की ना, कोयले की. देखिए आपने कई बार किया है कि कोयले के आपके टाइप जो है वो आपके बेटा 4 हो गए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, है ना. एंथ्रासाइट जो है बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, मतलब आपको बहुत हीट देने वाला, आप ये कह सकते हो. हम ये किस हिसाब से देखते हैं, कॉम्प्रेस्ड है, कितना लंबा समय लगा, ठीक है ना. जो जितना ज्यादा गहराई पर मिलेगा, ठीक है ना, वही उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा, और जिसने ज्यादा लंबा समय लिया. तो इसीलिए आपका एंथ्रासाइट जो है ये आपका बेस्ट कोल होता है, सबसे अच्छा जो जाना जाता है, हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. ओके, बिटुमिनस है, भारत के अंदर 80% जो है आपके भंडार है वो बिटुमिनस के ही है, ठीक है. इसके बाद आपका दूसरा बिटुमिनस ही आता है, बल्कि इंडिया में दोनों ही मिलते हैं, बिटुमिनस भी और आपका लिग्नाइट भी. पर ये दोनों लो ग्रेड क्वालिटी के होते हैं, इनमें गुणवत्ता जो है वो कम होती है, लिग्नाइट में भी और आपके पीट के अंदर भी, क्योंकि इन दोनों के अंदर बेटा आपका मॉइस्चर ज्यादा होता है. सॉरी बेटा, हाई मॉइस्चर होता है दोनों में. किसमें बेटा, लिग्नाइट में भी और आपके पीट में भी. मतलब नमी बहुत ज्यादा होती है, कार्बन कंटेंट है वो कम होता है, और हीट भी कम. हम कोयले का जो इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, एनर्जी गेन करने के लिए ना, मशीनों को रन करने के लिए ना, इसी के लिए चला रहे हैं. तो आप किसी चीज को जला रहे हो एनर्जी गेन करने के लिए या हीट लेने के लिए, तो उसमें धुआं ज्यादा निकले, राख ज्यादा बचे, और वो गर्म इतना करे ना, जैसे गीली लकड़ी, ठीक है ना. आप गीली लकड़ी जलाओगे तो हीट तो कम मिलेगी, ठीक है ना, और धुआं ज्यादा निकलेगी, रिमेनिंग पार्ट्स या ऐश या राख भी ज्यादा होगी. तो यहाँ इनमें ऐसा ही है, ठीक है ना. लिग्नाइट और पीट दोनों में मॉइस्चर ज्यादा होता है, कार्बन कंटेंट है वो कम होता है, और पीट में उससे भी ज्यादा.
बहुत ज़्यादा मतलब नमी की मात्रा होती है, ठीक है ना, और कार्बन की मात्रा कम, इसलिए ऊष्मा भी कम देते हैं, मतलब हीट भी कम कम देते हैं। ये तो सबसे बढ़िया कौन से होंगे बेटा, आपका एंथ्रासाइट फिर बिटुमिनस, और हमारे यहाँ ये दोनों है, ठीक है ना, मतलब 80% ये है। पर आपके जो टर्सरी कोल है साउथ में जो है उसमें लिग्नाइट कोल है वो पाया जाता है। ये हो गए बेटा आपके टाइप्स। ये ज्यादातर आपके पीट जो है वो स्वैम्पी या दलदली क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर नमी भी है ना, तो ये उन क्षेत्रों के अंदर ही मिलेगा। अब आ जाइए यूजेस। कोयले का इस्तेमाल है वो कहाँ करते हैं, जैसे हमने कहा मशीनों के लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है उनमें भी, कुकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इट इज यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, लोहा पिघलाने के लिए भी, मतलब आपकी आयरन और इंडस्ट्री उससे प्रगलन के लिए, स्मेल्टिंग का मतलब यहाँ प्रगलन, जब हम किसी एक धातु से उसकी अशुद्धताओं को, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, दूर करते हैं, तो उसे स्मेल्टिंग कहा जाता है, प्रगलन। तो आपके आयरन और आपके लो एस्क प्रगलन या आयरन और स्मेल्टिंग जो है बेटा, उनके अंदर आपके कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप के अंदर भी, कच्चे माल के रूप में भी बेटा उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ बहुत सारे यूजेस हो गए किसके बेटा, आपके कोल के, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, ठीक है। इसका मतलब हम इन पर बहुत डिपेंड हो गए कोयले पर। और दूसरा बेटा आपका ये कन्वेंशनल भी हो गया। अब देखिए हमने बात की कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, किस काम आता है, इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई। अब आपको जब ये पता चल जाता है कि ये कितने काम का है, तो आप उसे ढूंढना शुरू करेंगे ना, फाइंड आउट करना। तो ज्योग्राफी में हमें फाइंड आउट करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन देखना है बेटा, वितरण, कि भारत के किन किन राज्यों के अंदर वो पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो कोल फील्ड्स हैं उनको हम 2 जियोलॉजिकल एजेस में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। और वो 2 कौन सी, देखिए बेटा, कोल ऑकर्स इन 2 जियोलॉजिकल एजेस। एक हम लेते हैं बेटा आपकी गोंडवाना, ठीक है, और सेकंड आपकी टर्सरी कोल एजेस, 2 हो गई, ठीक है। अब ये अलग अलग है, तो अलग अलग हमने क्यों ली, क्योंकि आयु के आधार पर भी अलग अलग है ना। गोंडवाना एज याद करो, आपने 11th क्लास में किया था ना, उसमें आपके जो बिग लैंड मासेस थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो बेटे याद करो गोंडवाना आपका कौन सा था, पेनिनसुलर इंडिया ना, तो इसे मोस्टली वही पार्ट आता है। और ये ज्यादा पुराने हैं, कितने पुराने बेटा, 200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 200 मिलियन। अब 200 मिलियन को हिंदी में, अगर आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप 200 मिलियन लिख सकते हैं। और बेटा इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, देखिए हमने एक बार पहले भी किया था ना सेटलमेंट्स वाले में कन्वर्ट, तो यहाँ 200 मिलियन आपके जो इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कितना होगा, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन और ये 200 मिलियन है ना, 100 मिलियन तो 200 मिलियन हो गया ना। अब इसी नंबर मतलब इसी न्यूमेरिकल सिस्टम को इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में कन्वर्ट करिए हिंदी में लिखने के लिए ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 1 10 100 फिर 1000 10,000 फिर हम लेते हैं लाख, ठीक है ना, फिर 10 लाख, फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं बेटा, करोड़, और ये हो गया आपका 10 करोड़, है ना। तो ये आपके इतनी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 20 करोड़, कितना ही हुआ ना 20 करोड़, ठीक है। तो आप 200 करोड़ ना लिखिएगा, या तो 200 मिलियन ही लिखिए। और अगर बेटा आप उसे हिंदी में लिख भी रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसे आपको क्या लिखना है, 20 करोड़ लिखना है। हम इसको यहाँ लिख देते हैं नीचे, ये हो गया ना बेटा आपके, देखिए यहाँ आपको लिख देना 200 मिलियन या फिर हिंदी में 20 करोड़। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट पर। अब हम दूसरे पर आते हैं, टर्सरी कोल एजेस। एक की हमने बात की गोंडवाना की, ठीक है ना। फिर हमें ये भी देखना है कि गोंडवाना कोल फील्ड है वो है कहाँ पर, तो हम दक्षिण या पेनिनसुलर इंडिया की ही बात करेंगे। टर्सरी देखिए अब ये आपके जो है, बल्कि ज़्यादातर जो है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न की ईस्टर्न ही है, जो आपकी ईस्ट जो स्टेट्स है उससे पाया जाते हैं। और यहाँ आ जाइए बेटा 55 मिलियन ईयर्स, है ना। अब 55 मिलियन है तो ये भी, इसमें भी आप इसको कन्वर्ट करिए तो 5.5 करोड़ हो जाएगा, 5.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं, करोड़ वर्ष ये जरूर लगाना है, ऐसे ये 20 करोड़ बेटे वर्ष हो जाएंगे। इतने पुराने हैं आपके टर्सरी, तो ज्यादा कौन से हुए गोंडवाना वाले, तो इसके अंदर आपके बढ़िया कोयला मिलेगा ना,
हमने ये कहा था गहराई पर जितना मिलेगा और जितना पुराना होगा उतना ही बेस्ट क्वालिटी होगा। इट मीन्स बेटा बेस्ट क्वालिटी हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर ये ध्यान रखना है आपके कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो, हीट ज़्यादा देता हो और लेस मॉइस्चर या रिमेनिंग पार्ट्स हो, है ना। तो वो सारे अच्छी क्वालिटी है वो आपकी गोंडवाना के अंदर मिलेंगे। टर्सरी में ज़्यादातर आपका लिग्नाइट मिलता है। ठीक, अब देखिए, अब हमें ये फाइंड आउट करना है बेटे कहाँ पर है। तो आ जाइए गोंडवाना कोलफील्ड पर। देखिए इसमें हम जो ले रहे हैं आपके रिवर वैलीज ले रहे हैं, नदी घाटियाँ, नदी घाटियों के अंदर पाए जाते हैं। 1 हो गया बेटा, 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। फर्स्ट देखिए दामोदर रिवर वैली, ठीक है ना। दामोदर जो नदी घाटी है ये आपकी कहाँ है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में है। तो यहीं पर आपके ये मिलता है। हम मैप के थ्रू भी करेंगे कि दामोदर रिवर वैली जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनके अंदर कौन सी कोल माइन है। तो जब हम इन कोल माइंस की बात करते हैं तो बेटा आपके इसमें कौन से आ जाएगी, बोकारो, झरिया या रानीगंज। फिर आ जाइए सोन वैली। सोन जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के अंदर है, ठीक है ना, इनके अंदर ही फैली हुई है। अब आ जाओ महानदी। महानदी की घाटी जहाँ जहाँ आपकी महानदी है, तो मेन तो उड़ीसा के अंदर हम काउंट करते हैं, पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है ना, उसमें आपके गोंडवाना कोल फील्ड जो है वो पाए जाते हैं। ऐसे ही वर्धा गोदावरी की बात करते हैं तो नीचे आ जाओ, जहाँ आपका गोदावरी आंध्र प्रदेश के पास, तो मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये आपका हो गया वर्धा गोदावरी वैली। इन चारों में आपके गोंडवाना समय के, ठीक है ना, कोयला जो है वो पाया जाता है, जो आपके 200, ठीक है ना, मिलियन या फिर आप लिखेंगे 20 करोड़ वर्ष पुराने हैं। गॉट इट बेटा, आगे आ जाइए। अब नेक्स्ट देखिए टर्सरी। हमने बात की थी टर्सरी कितना है बेटा आपका 5.5 करोड़ या 55 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, इतने पुराने हैं, है ना। अब टर्सरी है वो कहाँ पर है, आपके इस तरफ आ जाओ ऊपर वाले पार्ट में ना, तो आपके कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में ये भंडार मिलते हैं। ठीक, तो बेटा ये आपका हो गया कोयले का। अब हम इसी को ही आपके मैप के थ्रू भी करते हैं, माइन, ये तो कोल फील्ड है। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी मेन आपकी जो माइन है, ठीक है ना, किस स्टेट के अंदर वो पर्टिकुलर आती है। तो देखिए आप मैप में देखिए, जब हम माइन की बात करते हैं तो बेटा देखो झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आती है रानीगंज, और बेटे आपकी झरिया और जो बोकारो, ये दोनों जो है ये आपकी झारखंड में है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, और रानीगंज है आपका वेस्ट बंगाल में। गॉट इट, आगे आ जाइए। फिर दूसरा आपका हमने जो गोदावरी, महानदी या सोन किया था ना, उनके अंदर देखिए द मोस्ट इंपोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर सिंगरौली इन मध्य प्रदेश, ठीक है ना, सिंगरौली आ जाइए आपका मध्य प्रदेश में। हालांकि ये कोल फील्ड उत्तर प्रदेश तक है, पर माइन जो है सिंगरौली वो आपकी बेटा मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। और हम ये और आगे आ जाए, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना, तलचर, रामपुर इन उड़ीसा। एक आ जाए नीचे सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, ये आपकी होगी बेटा मेन। तो कोयले की जो खान है बेटा नीचे जब उसमें जाते हैं तो उसमें CO2, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि हजार्स ऑफ माइनिंग, खनन के खतरे भी हैं, छत ढह सकती है, मतलब कोलैप्सिंग ऑफ रूफ्स है, या फिर आपके बाढ़ आ सकती है अंदर, ठीक है ना, अचानक सैलाब आ सकता है, या फिर और भी कोई भी मतलब पॉइजनस जो गैसेज हैं, टॉक्सिक्स हैं, वो अंदर हो सकते हैं। तो ऐसे ही CO2 की मात्रा है कोयले की खान में मिलती है। तो यहाँ पर्टिकुलर आपके NCERT का दे रखा है सिंगरैनी का, कि सिंगरैनी के अंदर वो एक कैनरी पक्षी है, चिड़िया, उसको पिंजरे में लेकर जाते हैं, ठीक है ना। जब CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो अपने पंख फड़फड़ाना शुरू करती है, ठीक है ना, और जोर से चिरपिंग मतलब चहचहाना शुरू करती है, जो संकेत होता है किसका, कि उसमें कार्बन की मात्रा है वो बढ़ रही है, ठीक है, गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसीलिए मतलब उनकी सेहत को खतरा है, और जब वो और ज़्यादा बढ़ जाती है तो पक्षी जो है वो जो लेकर जाते हैं उसी पिंजरे में गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये भी इस चीज़ को संकेत देता है, बताता है कि इसका मतलब वहाँ पर खनन के हैं वो खतरे हैं, किसके लिए, जो माइनर्स हैं, ठीक है ना, जो खनन कर्मी है उनकी सेहत के लिए या फिर उनकी जान है वो जोखिम में। तो ये संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। टू द नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स बेटा पेट्रोलियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल की आवश्यकता है। कोयले के बाद दूसरा है ना पेट्रोलियम। देखिए इसे लिक्विड गोल्ड या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, तरल सोना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोने जैसा काम करता है, ठीक है। सोने जैसा काम कैसे बेटा, बिकॉज ऑफ इट्स स्कार्सिटी एंड डाइवर्सिफाइड यूजेस, इसके दुर्लभता के कारण, ठीक है ना, और इसके बहुत सारे कामों में इस्तेमाल के कारण, क्योंकि दुर्लभ है,
काफ़ी लंबा समय लगता है बनने के अंदर, और आजकल हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इवन डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप इधर से उधर नहीं जा सकते, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए इसकी दुर्लभता के कारण बेटा और डाइवर्सिफाइड यूजेस के कारण, और अब आप देख भी सकते हो कि जिन देशों के पास तेल के मतलब ये पेट्रोलियम इनके कुएं हैं, ठीक है ना, वो आपके धीरे धीरे रिच हो रहे हैं, है ना, जैसे आपके अरेबियन। तो इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड, काला या तरल सोना कहा जाता है। अब हमें देखना है यूजेस, कहाँ कहाँ काम आ रहा है या इम्पोर्टेंस क्या है। इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, ठीक है ना, रोशनी के लिए बेटा, और किसके लिए, ऊष्मा, ठीक है ना, उसके लिए ईंधन का काम करता है। कौन, आपका पेट्रोलियम। ओके, लुब्रिकेंट्स होता है बेटा स्नेहक, इंडस्ट्रीज में इसे मशीनों को रन करने के लिए स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया। स्नेहक या लुब्रिकेंट का मतलब क्या है, आपकी जैसे मशीनें हैं उनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो बार बार एक दूसरे से टकराते हैं तो वो जाम ना हो जाए, तो उसको चिकना करने के लिए, ठीक है ना, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, पेट्रोलियम का। वैसे ही जैसे आपकी साइकिल के अंदर ग्रीस खत्म हो जाती है तो वो पार्ट जम जाते हैं, तेल डालने पर वो इजीली, ठीक है ना, रन करने लगते हैं और चलने लगते हैं। तो बेटा ऐसे ही आपका एज ए लुब्रिकेंट्स यूज किया जाता है, ठीक है ना, मशीनरी में। और रॉ मटेरियल के रूप में भी किया जाता है बहुत सारे उद्योगों के अंदर। कहाँ पर, जहाँ विनिर्माण का मतलब प्रोसेसिंग का काम किया जाता है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, जहाँ पर कच्चे माल का प्रयोग करके और उत्पादन किया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा इसके प्रोडक्ट्स भी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी बनती हैं जब रिफाइनरीज के अंदर काम किया जाता है। किसका, आपको पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है। चलो रिफाइनरीज हम बाद में करेंगे, अब पहले हमें ये देखना है कि ऑयल फील्ड जो है बेटा, यहाँ लिख लेना, बिकॉज ऑफ इट्स स्कार्सिटी। ये हो गए बेटा आपके तेल क्षेत्र, ठीक है, कहाँ कहाँ पर भारत में है। तो उससे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये देखना है कि सबसे पहले आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है ये स्थापित की गई थी 1956 में, 1956 में। पर उससे भी पहले असम के अंदर आपके तेल की कुएं खोदे गए थे, ठीक है ना, 1866 में था ये कार्य असम के अंदर डिगबोई में, ठीक। फिर 1958 के अंदर 1958 में खंबात की खाड़ी, कहाँ बेटा, गुजरात में, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है ना, और गल्फ ऑफ कच्छ। तो कैम्बे ही आपकी खंबात है, ये ध्यान रखना है। आपकी खंबात ऑयल फील्ड जो क्षेत्र है वाज डिस्कवर्ड, इसको खोजा गया था कब, 1958। तो उससे पहले आपका सिर्फ एक ही मेन ऑयल फील्ड था, कौन सा बेटा, आपका असम स्टेट, असम जो है वही मुख्य था। फिर 1960 में देखिए बेटा अंकलेश्वर, ठीक है ना, फर्स्ट वेल वाज ड्रिल्ड, पहला तेल का कुआं, गुजरात की बात करें, अंकलेश्वर है बेटा, ये भी आपका गुजरात में है। तो पहला तेल का कुआं 1960 गुजरात के अंदर, खंबात में खोज हो जाने के बाद, ठीक है ना, और ये खंबात है, इसी में आपका आलिया बेत है जो हम बात करेंगे वो, ठीक है। फिर 1970 में देखिए आपका आलिया बेत जो है वो गुजरात के अंदर है, ये खोजा गया। इस आलिया बेत के अंतर्गत ही आपके बहुत सारे हैं वो जो आपकी रिफाइनरीज या आपकी कह लो आपकी फील्ड है वो आते हैं। 1973 में, ठीक है ना, मुंबई हाई है बेटा, उसकी खोज हुई। और ये ध्यान रखना बेटा, आलियाबत मुंबई हाई दोनों जो हैं ये आपके ऑफशोर एरियाज हैं, ऑयल फील्ड है। ऑफशोर का मतलब अपतटीय, तट से बाहर, समुद्र के अंदर ना। तो ये दोनों, आलियाबेट गुजरात का बेटा और ऐसे ही मुंबई हाई महाराष्ट्र का, ये गुजरात में है और ये आपका महाराष्ट्र में है, 160 किलोमीटर दूर तट से, ठीक है ना। वहां पर आपके क्या शिप है, सागर सम्राट, ठीक है ना, जो आपका क्या वो स्टेज तैयार किया गया, जो मशीन जो ड्रिलिंग का काम करती है, तेल निकालने का काम करती है, कहाँ, समुद्र से, इसलिए उसे नाम दिया उस प्लेटफॉर्म को मुंबई हाई, ठीक है ना। मुंबई आपका सिटी है और मुंबई हाई आपका वो प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, जहाँ पर वो शिप लगाया गया है। क्या नाम बता रही हूँ बेटा मैं, सागर सम्राट, ठीक है, जो ऑयल ड्रिलिंग का काम करती है, इसकी खोज हुई, जो अब भारत में सबसे ज्यादा तेल निकालते हैं। फिर 1976 के अंदर, मतलब ये 1973 में बेटे खोजा गया और 1976 में इसमें उत्पादन है वो शुरू कर दिया गया। हालांकि 1975 में ही लास्ट में कर दिया गया था, पर आपकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1976, ठीक है ना, 1976 में उत्पादन हुआ। ये हो गया बेटा आपका पेट्रोलियम के ऑयल फील्ड्स। अब अगर हम इनका पर्टिकुलर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस राज्य जो है उसमें कौन कौन से क्षेत्र है, मतलब आपकी रिफाइनरीज भी और फील्ड भी, तो हम ये जो हमने जो ऐसे किया है इन्हीं को ही अब हम स्टेट वाइज ले लेते हैं। तो हम पार्ट्स में भी ले सकते हैं आपका कि गुजरात का, असम का, ठीक है ना, या आपका मुंबई हाई वाला है ये पार्ट। तो देखिए अब हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनको। एक बार हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल फील्ड्स।
तेल क्षेत्र जो है उनका वितरण, हालांकि हमने किया था पहला कहाँ, तो मेन तो बेटा आपके 3 है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपका असम, मुंबई मतलब असम राज्य, और महाराष्ट्र का मुंबई हाई, और बेटा गुजरात। देखिए फर्स्ट देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हम लेंगे तो उत्तर पूर्वी हो गया ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहाँ होगा बेटा आपका, वही असम वाला। तो इसके अंदर आपका ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया, और वो भी आपका बेटा मेन जो जगह है वो कौन सी होगी, डिगबोई, सबसे पुराना तेल का कुआं। अगर ये आ जाता है ओल्डेस्ट तो आपको ध्यान रखना है डिगबोई, ठीक है। फिर देखिए एक्सटेंड्स ये कहाँ कहाँ, मतलब कौन से स्टेट से पूरा ऑयल फील्ड आ रहा है, तो आपकी अपर असम वैली, ये भी ध्यान रखना, अपर वैली ऑफ असम, असम की ऊपरी घाटी आती है इसमें, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक। अब हमें वो क्षेत्र लेने हैं, तो इसमें मेन ज्यादातर हमने जो लिए हैं वो किसके, असम के हैं, डिगबोई, नहर काठिया, मोरन, रुद्रसागर या हुगली जल, ये सब जो है ये आपके कहाँ असम में है। तो ये हमारा हो गया एक, और इसमें सबसे पुराना आपका ओल्डेस्ट डिगबोई, और असम राज्य भी सबसे पुराना या पहला हमने किया था ना 1866, ध्यान है 1866 रीजन पर आ जाइए। इसके बाद हमने किया था कि गुजरात में वसुधारा है, उसमें खोदे गए थे आपके तेल के कुएं, है ना, पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था 1958 आपका वसुधारा का था, खंबात ऑयल फील्ड के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका मेन क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है, कलोल है, नवगाम है, कसांबा है, बरगू है या महसाणा है। इसके अलावा आपका ऑफशोर एरिया, अपतटीय क्षेत्र जो है 45 किलोमीटर, ठीक है ना, दूर आपने, और वो जगह कौन सी होगी, आलिया में, ठीक है। ये है, ये आपका दूसरा इसका क्षेत्र है, किसका बेटा, गुजरात का, मुंबई हाई, ठीक है ना। मुंबई हाई मैंने आपको बताया था ना, ऑफशोर एरिया 160 किलोमीटर, जिसमें सागर सम्राट शिप बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो ऑयल ड्रिलिंग का काम करती है। तो ये है नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई कोस्ट, समुद्र मुंबई जो है उसके समुद्र तट से उसे 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की तरफ है, वहां आपका मुंबई हाई है, ठीक। अब और आगे आ जाइए, ये नया है, हालांकि आपकी 3 मेन है बेटा, इनके अलावा ईस्ट कोस्टल रीजन है, ये नया है आपकी कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन में, जिसके अंदर आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है या ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पर ये आपके मेन 2 सेंटर हो गए, मतलब ऑयल फील्ड हो गए, कौन से बेटा, आपका नारीमानम, ठीक है ना, और कोविल्ला पर, ये 2 आपके मेन वहां पर ऑयल फील्ड हो गए, किसमें, ईस्ट कोस्टल रीजन के अंदर, ठीक है। अब जब ऑयल रिफाइनरीज हम लेते हैं बेटा तो वो आपका अलग हो जाता है, हम यही रिफाइनरीज होते हैं बेटा तेल शोधक कारखाने, क्योंकि इम्प्योरिटीज होती है ना आपकी काफी, इसमें पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के रूप में निकाला जाता है क्रूड ऑयल, उससे इम्प्योरिटीज अलग करते हैं, ठीक है। तो तेल शोधक कारखाने जो हैं ये हमारे यहाँ पर कौन कौन से, ये भी हमें देखना है। तो एक चीज ध्यान रखना है, एक आपकी मार्केट बेस्ड रिफाइनरी होती है, एक आपकी फील्ड बेस्ड रिफाइनरी होती है आपका पेट्रोलियम, उससे हम उसमें इम्प्योरिटीज है उसको अलग करते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। रिफाइन करने के बाद में, मतलब आफ्टर रिफाइनिंग वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स, बिटुमिन, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऑयल रिफाइनरीज आपकी 2011 के अकॉर्डिंग 21 है, जिसमें ज्वाइंट की भी, प्राइवेट भी, पब्लिक भी है, परंतु 2 चीजें याद रखनी है कि इसमें आपकी 2 होती है बेटा, एक होती है आपकी ऑयल बेस्ड रिफाइनरीज, ठीक है ना, और एक होती है बेटा मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज। ऑयल बेस्ड रिफाइनरी, सॉरी फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज बेटा, फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज वो जहां पर फील्ड है, जैसे डिगबोई, ठीक है ना, तो ऑयल फील्ड में जो है वहीं पर ही आपकी रिफाइनरीज, ठीक है ना, उससे इम्प्योरिटीज अलग करना और बाई प्रोडक्ट्स जो है वो प्राप्त करना, तो वो फील्ड बेस्ड है। जैसे हम यहाँ डाल सकते हैं आपका डिगबोई, है ना, ठीक है। मार्केट बेस्ड कौन सी होती है, मतलब ये वहां लोकेट की जाती है बेटा कि जिन एरियाज के अंदर उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आपका पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से जो और चीज़ें आपकी बन रही हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, जैसे हमने कैरोसिन, डीजल, इनकी मांग है, तो आसपास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उनकी डिमांड ज़्यादा हो, इसीलिए वहाँ पर आपकी रिफाइनरीज बनाई जाती है। तो वो मार्केट मतलब डिमांड बाजार है वहाँ उसका, ठीक है ना। मार्केट बेस्ड जो रिफाइनरी है बेटा वो आपका बरौनी हो गया, और फील्ड बेस्ड डिगबोई हो गया बेटा जी। वी विल टॉक अबाउट नेचुरल गैस। अब हम प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक गैस जो है बेटा ये लाइट वेट होती है, इसका मतलब ये आपकी
पेट्रोलियम के साथ साथ ही मिलती है उन्हीं परतों में। पेट्रोलियम लिक्विड है तो वो आपका भारी भी है, नीचे मिलता है, और ये उसकी ऊपरी वाली परतों में ही पाई जाती है, लाइट वेट होने के कारण। हमें देखना है कि कहाँ मिलती है। उससे पहले देखिए नेचुरल गैस है, इसके लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सेटअप की गई थी इंडिया में 1984 में, ठीक है ना, जो पब्लिक सेक्टर का है, मतलब गवर्नमेंट का, सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है ना, जिसका कार्य है वो क्या है, इससे संबंधित इसकी खोज करना, एक्सप्लोर करना, देखना, वो था। तो अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस के लिए, ठीक है ना, इट इज ऑब्टेन अलोंग विद ऑयल इन ऑल ऑयल फील्ड्स बट एक्सक्लूसिव रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड। एक्सक्लूसिव रिजर्व्स जो है वो फिर कहाँ है, वो आपके ये हैं ईस्टर्न कोस्ट, आपका पूर्वी तट, तो पूर्वी तट आपकी उस तरफ हो गया ना, तो तमिलनाडु में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। इनके अलावा और आगे आ जाइए ऊपर पूर्व में त्रिपुरा, ठीक है, और इस तरफ आ जाइए राजस्थान, ठीक है ना, पश्चिम में, पूर्व में, पश्चिम में, ये ईस्टर्न कोस्ट थे, ये तट थे। अब ये स्टेट के उनके अंदर इनका मतलब इसका पार्ट है जहाँ आपकी प्राकृतिक गैस मिलती है। ऑफशोर वेल्स आपके वो हो गए बेटा जो आपके अब तटीय क्षेत्र है, तो गुजरात में और महाराष्ट्र में बिल्कुल ये वही है जहाँ आपके पेट्रोलियम था। मुंबई हाई, तो मुंबई हाई के पास ही आपका बसीन है, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ कैम्बे की थी, ठीक है ना, अंकलेश्वर वाली है, आलिया भैत वाली, उसी के पास ही आपका यहाँ पर ये नेचुरल गैस रिजर्व। और बेटा हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात कर रहे थे, तो उसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी आपका बच गया था, हालांकि इस बार आपके सिलेबस में न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, आपकी बुक में है तो आप पूछेंगे। तो देखिए आणविक ऊर्जा जो है वो आपके एटम से बनाई जाती है, अणुओं से, ठीक है ना, और वो अणु जो है वो आपके यूरेनियम और थोरियम किया जाता है। अब हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि आपकी मिलती कहाँ है। तो यूरेनियम है वो आपके सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में कॉपर बेल्ट के साथ में मिलता है, ठीक है ना, या फिर आपके उदयपुर, अलवर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ है बेटा, राजस्थान में। ओके, दुर्ग हो गया छत्तीसगढ़ में, और ऐसे ही भंडारा महाराष्ट्र में, और बेटा कुल्लू हिमाचल प्रदेश, ठीक, ये आपके सारे हो गए यूरेनियम के, इन जहाँ जहाँ आपका यूरेनियम है वो मिलता है। नेक्स्ट आपका थोरियम जो है ये आपका मोनोजाइट या इल्मेनाइट सैंड के अंदर मिलता है, और ये सैंड आपके सबसे ज़्यादा केरला में मिलती है, फिर आपकी तमिलनाडु के अंदर मिलती है, जो रिच है किसमें, आपके थोरियम के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों से ही प्रोड्यूस करनी है ना, कौन सी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, ये जिसे हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, आणविक। अब देखिए एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसकी स्थापना बेटे 1948 में की गई थी। अब भारत के अंदर सारे एटॉमिक एनर्जी या जिसे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, तो देखिए आपको मेन ये करने हैं। तारापुर है बेटा, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है, एमएच मतलब महाराष्ट्र, मैंने एक जगह और भी लिखा है बेटा, आप देख लीजिएगा। रावत भाटा बेटा आपका राजस्थान में है, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सबसे पहला है, फर्स्ट याद रखना है, भारत का पहला, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, आणविक शक्ति केंद्र जो है वो आपका तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। कल्पक्कम बेटा तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कईगा बेटा कर्नाटक, ओके, कक्करपारा हो गया बेटा आपका गुजरात में। तो एक बार आपको सिर्फ ये देख लेना है। अब देखिए याद करिए आपके कॉन्वेंशनल में कौन कौन से होंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेन तो आपके यही फॉसिल फ्यूल्स है, हाइडल पावर भी डाला गया है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर हटा दिया गया है, लेकिन न्यूक्लियर आपका कॉन्वेंशनल में आता है, हालांकि कई जगह ये नॉन कॉन्वेंशनल के अंदर भी दिया होता है, परंतु इनके अंदर हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं बेटा वो आपको यूरेनियम और थोरियम है, ये तो मिनरल्स के रूप में है ना, ठीक है ना, तो ये हमारे पास अथा नहीं है, इसीलिए हम इसको किस में काउंट कर रहे हैं, आपके कॉन्वेंशनल में, तो छोड़ के हाइडल पावर को, बाकी ये सब आपके क्या एग्जॉस्टिबल है, समाप्त होने वाले हैं, रिन्यू नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। अब आपके कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहें।